नमस्कार और इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और ताज़ा विवाद की गहराई में जाने वाले हैं, जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त काफ़ी हलचल मचाई हुई है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने 2022 के दंगों से जुड़े 7 आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। अब देखिए, ये सिर्फ कागजों पर लिया गया कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। इसके भीतर कानूनी, राजनीतिक और संस्थागत टकराव की कई परतें छिपी हुई हैं। तो आइए बिना देर किए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2022 में जमीन पर क्या हुआ था, फिर केस वापस लेने के फैसले पर नजर डालेंगे। इसके बाद राजनीतिक आरोपों और सरकार के अंदर चल रहे टकराव को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कानून और न्यायपालिका का इस पर क्या रुख हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 की उन घटनाओं की। ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या थी जिसकी वजह से ये मामले दर्ज किए गए थे। कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 से। अलन टाउन में अचानक हिंसक दंगे भड़क उठते हैं। इसके पूरे 2 साल बाद 26 फरवरी 2024 को कैबिनेट की एक उप समिति की बैठक होती है और अब मौजूदा समय में उन आपराधिक मामलों को आधिकारिक तौर पे वापस ले लिया गया है, जिसके बाद से भारी बवाल शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं 2022 की घटना और सरकार के इस ताज़ा फैसले के बीच का जो ये अंतर है, यही इस पूरे विवाद को और भी संवेदनशील बना देता है। अगर हम कैबिनेट के दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। मतलब ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। दंगाइयों पर हत्या के प्रयास तक के आरोप हैं। केएसआरपी पुलिस और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ, सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान किया गया और भीड़ के हाथों में तलवारें, पत्थर और लाठियां थीं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त स्थिति कितनी भयानक रही होगी और कई पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोपों की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए। आके बंसारी नाम के एक आरोपी पर तो सीधा आरोप है कि उसने हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों को धमकी दी। अब जरा सोचिए, जब कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को इस तरह सीधे तौर पर निशाना बनाया गया हो और फिर उन गंभीर मामलों को वापस लिया जाए, तो जाहिर सी बात है, तीखी भैंस तो छिड़ेगी ही, है ना। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो फैसला जिसने इस पूरी राजनीतिक बहस और विवाद को जन्म दिया। आखिर इस एक फैसले से कितने लोगों को फायदा होने वाला है? 100 से भी ज्यादा। जी हां, इन 7 आपराधिक मामलों को वापस लेने के इस फैसले से 100 से अधिक आरोपियों को सीधा फायदा मिलेगा। तो इस विवाद का पैमाना कोई छोटा नहीं है और यही वजह है कि यह निर्णय इतनी बारीक जांच के घेरे में आ गया है। अब इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने अपने बिल्कुल स्पष्ट तर्क हैं। एक तरफ राज्य के गृह मंत्री और सरकार अपना बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, हमने तो कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं और किसानों के प्रदर्शन वाले केस भी वापस लिए हैं, उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत इसे भी जोड़ दिया। लेकिन आलोचकों का तर्क इसके बिल्कुल उलट है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन गंभीर दंगे के मामलों को आम प्रदर्शनों की आड़ में मिला रही है, ताकि इसे चुपचाप पास किया जा सके और किसी की नजर इन संगीन आरोपों पर पड़े ही ना। तो सवाल यह है कि इस केस वापसी की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई? इसका बीज बोया गया था स्पीकर यूटी खादर की एक सिफारिश से। उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया है और बस यही वो मुख्य आधार हैं जिस पर सरकार ने यह कदम उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी का रुख एकदम आक्रामक है। उनका सीधा और कड़ा आरोप है कि ये वोट बैंक की राजनीति के नाम पर क्लीन चिट दी जा रही है। वो इसे सिलेक्टिव जस्टिस यानी चयनात्मक न्याय और तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। मतलब एक ही फैसला है, लेकिन उसे देखने के 2 बिल्कुल विपरीत नजरिए हमारे सामने हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है और वो है सरकार के भीतर का आंतरिक संस्थागत टकराव। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर भी एक गहरी दरार है। अब जरा इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। राज्य के 3 प्रमुख विशेषज्ञ विभागों, विधि विभाग, गृह विभाग और खुद पुलिस विभाग, इन तीनों ने स्पष्ट रूप से इन मामलों को वापस लेने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कैबिनेट की उप समिति, जो कि राजनीतिक नेतृत्व है, उसने इन सभी विशेषज्ञों की सलाह को किनारे कर दिया और केस रद्द करने का फैसला ले लिया। तो ऐसे में एक बड़ा और बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, जो पुलिस फोर्स जमीन पर दिन रात काम करती है, उसके मनोबल का क्या? जब उनके ही विभाग की राय और आपत्तियों को इस तरह दरकिनार कर दिया जाए, तो उन पर क्या असर पड़ेगा?
जरा सोचिए, फरवरी 2022 में उन पुलिस अधिकारियों ने जमीन पर क्या कुछ नहीं झेला। वे हिंसक भीड़ से पूरी तरह घिरे हुए थे। गिनती में बहुत कम थे, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एलन टाउन में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराने से रोका और हिंसा को फैलने नहीं दिया। अब जब ऐसे मामलों को बिना किसी नतीजे के वापस ले लिया जाता है, तो जाहिर है कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। तो अब आगे क्या? क्योंकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये मामले अभी भी अदालती ट्रायल के अधीन हैं। आइए देखते हैं कि न्यायिक मिसालें क्या कहती हैं और इस मामले का भविष्य क्या हो सकता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पुरानी हुबली पुलिस स्टेशन का एक बड़ा मामला सामने आता है, जो एक अहम मिसाल है। अतीत में भी जब कैबिनेट ने दंगे के मामले वापस लेने का ऐसा ही एक फैसला किया था, तब कर्नाटक हाईकोर्ट ने दखल दिया था। अदालत ने उस राजनीतिक फैसले को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि ट्रायल जारी रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 2022 के दंगों में जिस जुलूस पर हमला हुआ था, उसके पीड़ित समूह और हिंदू कार्यकर्ता अब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी में हैं। उनका अगला कदम क्या होगा? वे सबसे पहले हाईकोर्ट जाएंगे, फिर इस कैबिनेट के फैसले पर स्टे यानी तुरंत रोक लगाने की मांग करेंगे और उसके बाद अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। तो अंत में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हाईकोर्ट इस बार भी पुरानी हुबली की तरह हस्तक्षेप करेगा? और सबसे बड़ी बात, एक लोकतंत्र में राजनीतिक विशेषाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता के बीच आखिर रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा विवाद है जो सत्ता के विभाजन और हमारी न्याय व्यवस्था की जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस अहम मुद्दे के विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।